आज के लेक्चर में हम एटॉमिसिटी के बारे में पढ़ेंगे। किसी तत्व या यौगिक के एक अणु के निर्माण में प्रयुक्त होने वाले परमाणुओं की संख्या उस तत्व के अथवा यौगिक की परमाणुकता कहलाती है। मतलब कि एटॉमिसिटी है क्या? किसी भी कंपाउंड या मॉलिक्यूल को बनाने के लिए जितने नंबर ऑफ एटम की हमें ज़रूरत पड़ती है, उसमें कंपाउंड को बनाने के लिए जितने एटम की जरूरत पड़ती है वो क्या होती है? एटॉमिसिटी होती है उस कंपाउंड और मॉलिक्यूल की। ठीक है, जैसे हम टेबल में देख रहे हैं कि आर्गन मॉलिक्यूल है। आर्गन को बनाने के लिए एक एटम की जरूरत, आर्गन में एक एटम होता है, ठीक है। और हीलियम मॉलिक्यूल को बनाने के लिए भी एक एटम की जरूरत होती है। जिसमें एक एटम होता है वो हम मोनो एटॉमिक बोलते हैं। अब आयरन है, आयरन भी हम एक एटम से बनता है। और जो हाइड्रोजन मॉलिक्यूल है वो दो एटम से मिलकर बनता है। मतलब कि दो हाइड्रोजन के एटम लेंगे तो हमें एक हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल मिलेगा। अब जिसमें दो एटम होते हैं उसको हम डाया एटॉमिक बोलते हैं। अब क्लोरीन की बात करें, क्लोरीन में भी दो एटम मिलकर एक क्लोरीन मॉलिक्यूल बनाते हैं। और वाटर, जल में क्या होता है? जल एक कंपाउंड है तो इसमें तीन एटम की जरूरत पड़ती है, दो तो हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन। जिसमें तीन एटम होते हैं उसको ट्राइएटॉमिक बोलते हैं। अगर है हमारा अमोनिया में चार एटम होते हैं, चार एटम, इसमें तीन एटम तो क्या होते हैं? हाइड्रोजन, और एक एटम कौन सा होता है? नाइट्रोजन। और जिसमें चार एटम आते हैं उसको टेट्रा एटॉमिक मॉलिक्यूल बोला जाता है। अब अगला है सल्फर। 8 सल्फर एटम से मिलकर बनता है सल्फर मॉलिक्यूल। और सल्फर मॉलिक्यूल में 8 होते हैं तो हम सीधा इसको पॉली एटॉमिक बोल देते हैं, क्योंकि इनको तो हम जिसे चार से कम को तो हम मोनो एटॉमिक, डायटोमिक, ट्राइएटॉमिक या फिर टेट्रा एटॉमिक बोल सकते हैं, परंतु 4 से ज़्यादा वाले को हम पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल बोलते हैं। आगे हम आयन के बारे में पढ़ेंगे। आयन एटम की वो स्टेट होती है, ये एक स्टेट होती है एटम की। इस पे क्या होता है? वे एटम होते हैं या एटम का ग्रुप होता है जिन पर नेट चार्ज होता है, यानी कि नेट चार्ज जीरो ना होकर कुछ ना कुछ हो, जैसे कि +1, -1, +2, -2, मतलब कि उसके ऊपर चार्ज होना चाहिए नेट का। ठीक है, तो वो क्या होता है? हम आयन कहते हैं उसको। एक सामान्य परमाणु है जैसे कि न्यूट्रल एटम है, उसमें इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का जो नेगेटिव चार्ज होता है, इलेक्ट्रॉन के ऊपर प्रोटॉन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है, वो आवेश क्या होता है? उनका बराबर होता है। मतलब इलेक्ट्रॉन भी बराबर, प्रोटॉन भी बराबर। ठीक है, उसकी आवेश की मात्रा यानी नेट चार्ज की क्वांटिटी क्या होगी? बराबर होगी। ठीक है, इसलिए उन पर नेट चार्ज कितना होता है? न्यूट्रल एटम पर 0 होता है। याद रखिए, न्यूट्रल एटम पर चार्ज कितना होता है? 0। अगर उसमें से एक इलेक्ट्रॉन निकाल ले तो उस पर आ जाता है पॉजिटिव चार्ज। अगर किसी एटम में, न्यूट्रल एटम में इलेक्ट्रॉन डाल दे तो उस पर आ जाते हैं नेगेटिव चार्ज। परंतु यदि परमाणु जो एटम है, एटॉमिक ग्रुप है, में इलेक्ट्रॉन तथा प्रोटॉन की संख्या बराबर ना हो तो वो क्या होता है? नॉन जीरो चार्ज। मतलब कि उस पर जीरो चार्ज नहीं होगा, उस पर कुछ ना कुछ चार्ज होगा। ठीक है, तो आवेश की जो प्रकृति होती है, नेचर होता है चार्ज का, वो दो प्रकार से हम बांटते हैं। एक कैटायन होता है, एक एनायन होता है। कैटायन को धनायन बोलते हैं, एनायन को ऋणायन बोलते हैं। कैटायन यदि आयन पर पॉजिटिव चार्ज हो तो उसको कैटायन बोलते हैं। अब क्या है? धनायन जो कैटायन है हमारे पास, उसमें प्रोटॉन की जो संख्या होती है वो ज्यादा होती है इलेक्ट्रॉन से। क्यों? क्योंकि प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज होता है और इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज। अब आप सोचिए कि पॉजिटिव चार्ज ज्यादा हो नेगेटिव चार्ज से, तो उस पर ऊपर किसका चार्ज आना सही होगा? पॉजिटिव का। तो यही है कैटायन, पॉजिटिव चार्ज, यानी कि प्रोटॉन की संख्या ज्यादा होती है इलेक्ट्रॉन से। ठीक है, अब इसका एग्जांपल है सोडियम आयन का, Na पॉजिटिव का। अब Na पॉजिटिव में आपको पता है प्रोटॉन की संख्या हमेशा फिक्स रहती है। जब भी कैटायन और एनायन का नाम आता है तो उसमें हम इलेक्ट्रॉन में घटाते हैं और बढ़ाते हैं। इलेक्ट्रॉन की कमी होती है परंतु प्रोटॉन हमेशा फिक्स रहता है। तो प्रोटॉन की संख्या सोडियम में कितनी है? 11, और इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी है? 10। क्यों 10 है? क्योंकि उसमें से एक इलेक्ट्रॉन जा चुका है। तो न्यूट्रल एटम में तो क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन बराबर होते हैं, परंतु जब चार्ज आ गया, पॉजिटिव चार्ज आ गया, उसमें से इलेक्ट्रॉन क्या हो गया? निकल गया। तो इलेक्ट्रॉन कितना हो गया? 10। और नेट चार्ज लगाएंगे तो हम कैलकुलेट करके देखेंगे, 11 में से 10 गया तो 1 बचा, नेट चार्ज +1। ठीक है, इसी तरह से एनायन के बारे में पढ़ेंगे। यदि आयन पर नेगेटिव चार्ज हो, एनायन पर नेगेटिव चार्ज हो तो उसको क्या कहते हैं? एनायन, यानी कि हिंदी में ऋणायन। जो एनायन है उसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या ज्यादा होती है प्रोटॉन की। क्यों? क्योंकि नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन है जो वो ज्यादा होता है प्रोटॉन से पॉजिटिव चार्ज से। ठीक है, तो उदाहरण के लिए क्या एग्जांपल देखेंगे? जैसे क्लोरीन नेगेटिव आयन है, उसमें देखिए प्रोटॉन की संख्या तो फिक्स होती है, 17 है जैसे। ठीक है, परंतु इलेक्ट्रॉन की संख्या देखिए, अब नेगेटिव चार्ज है तो इसमें क्या होगा? इलेक्ट्रॉन आया है तो इलेक्ट्रॉन बढ़ा है, तो 17 की जगह कितना होगा? इलेक्ट्रॉन 18। अब इसको कैलकुलेट करिए, नेट चार्ज कैलकुलेट करिए क्लोरीन पर, तो क्या होगा? 17 में से 18 गए, -1, तो क्लोरीन पे कितना चार्ज होगा? नेगेटिव, -1। आगे पढ़ेंगे हम स्ट्रक्चर ऑफ एटम के बारे में, परमाणु की संरचना। अब क्या था भाई कि 1900
19वीं शताब्दी के लगभग अंत तक परमाणु को सभी पदार्थों का मौलिक एवं अविभाज्य कण माना जाता था। मतलब कि 19वीं शताब्दी के अंत तक हम परमाणु को ऐसी फंडामेंटल यूनिट मानते थे कि ना तो उसको अलग किया जा सकता, उसको और छोटे पार्ट में नहीं बांटा जा सकता। परंतु जे थॉमसन, अर्नेस्ट रदरफोर्ड, नील्स बोर, जेम्स चैडविक, इन वैज्ञानिकों ने बता दिया कि हम एटम को आगे डिविजिबल कर सकते हैं। उसने पहले वाले सिद्धांत को गलत प्रूव करके दिखा दिया। उन्होंने ऐसे एक्सपेरिमेंट किए जिससे हम एटम को डिविजिबल मान सकते हैं। ठीक है, वो कैसे जो एक्सपेरिमेंट है, उन्होंने क्या किया कि अपने अपने मॉडल दिए, मॉडल से एक्सपेरिमेंट करके उन्होंने क्या दिया, एटम के मॉडल दिए। उस हिसाब से हम पढ़ेंगे जो विभिन्न मॉडल के आधार पर परमाणु जो एटम है की संरचना की व्याख्या की गई है तथा एटम के आंतरिक भाग है जो अंदर का भाग में अन्यथा सब एटॉमिक पार्टिकल की उपस्थिति सिद्ध की। मतलब कि एटम के अंदर सब एटॉमिक पार्टिकल होते हैं। ठीक है, तो सब एटॉमिक पार्टिकल के बारे में पढ़े तो परमाणु में उपस्थित वे सूक्ष्मतम कण जो एटम की स्टैटिक फंडामेंटल स्ट्रक्चरल यूनिट है, ठीक है, उससे बने होते हैं। ठीक है, वे होते हैं अथवा कुछ उद्देश्य से अल्प समय के लिए ऐसे सब एटॉमिक पार्टिकल भी आते हैं जो कुछ समय के लिए होते हैं। ऐसे माने कि हम सब एटॉमिक पार्टिकल को दो भागों में बांट सकते हैं, एक तो स्टैटिक स्थायी और एक डायनेमिक अस्थायी, जो कुछ समय के लिए रहे, डायनेमिक जो आए और चला जाए। परंतु स्टैटिक क्या होता है, उसी के अंदर मौजूद रहते हैं हमेशा के लिए, उनको न तो खत्म करें ना हम ला सकते। ठीक है, जो स्टैटिक होते हैं, जो स्थायी संरचना होती है परमाणु की, एटम की, वो कौन कौन सी होती है? एक तो होती है इलेक्ट्रॉन, एक होती है प्रोटॉन, एक होता है न्यूट्रॉन। और जो हमारी डायनेमिक स्ट्रक्चरल है यूनिट है वो कौन सी है, जो कुछ समय के लिए आती है, वो होती है पॉजिट्रॉन, एंटी प्रोटॉन, न्यूट्रिनो, एंटी न्यूट्रिनो, क्वार्क, बोसोन। और ये जो हमारी अस्थायी है, मतलब कि डायनेमिक है। ठीक है, अब मैटर से लेकर क्वार्क तक हम कैसे एक्सप्लेन करेंगे इनको देखिए। अब मैटर है हमारे पास, मैटर किससे बनकर मिला होता है? मॉलिक्यूल से। और मॉलिक्यूल किससे बने होते हैं? एटम से। अब एटम के अंदर क्या होता है, बीच में सेंटर में न्यूक्लियस होता है और बाहर की ओर उसके चारों ओर चक्कर कौन लगाते हैं? इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अब न्यूक्लियस के बारे में पढ़े तो हम देखते हैं कि न्यूक्लियस दो प्रकार से बनता है, दो प्रकार के पार्टिकल से बनता है। एक प्रोटॉन होता है, एक न्यूट्रॉन होता है। प्रोटॉन पर पॉजिटिव चार्ज, न्यूट्रॉन पर कोई चार्ज नहीं होता, और जो इलेक्ट्रॉन होता है उस पर नेगेटिव चार्ज होता है। जो प्रोटॉन होता है हमारे पास, उसको भी हम तीन तरीके से बना सकते हैं। दो तो उसमें अप क्वार्क होते हैं और एक डाउन क्वार्क होता है। न्यूट्रॉन में क्या होता है, उसमें दो तो डाउन क्वार्क होते हैं और एक अप क्वार्क होता है। न्यूट्रॉन के जो ये स्ट्रक्चर है, दो डाउन ग्रुप, जो दो डाउन क्वार्क और एक अप क्वार्क, उसको ग्लूऑन कहते हैं। क्या कहते हैं? ग्लूऑन। ठीक है, इसके बारे में हम आगे डिटेल स्टडी करेंगे। जो ये हमारे पास इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है, उस पर चार्ज होता है। उसका नेट चार्ज क्या होता है? इलेक्ट्रॉन के बारे में देखें तो हम इसको ई से डिनोट करते हैं, और इलेक्ट्रॉन पर चार्ज होता है 1.6022 इंटू 10 की पावर -19, और इसको हम जनरली कहें तो -1 चार्ज। और इसका इलेक्ट्रॉन का मास कितना होता है? वो होता है 9.1 इंटू 10 की पावर -31 किलोग्राम। ठीक है, और हम जनरली इसको कहें तो जीरो नेग्लिजिबल मास ही कहते हैं कंपेयर देन न्यूट्रॉन और प्रोटॉन से। अब जीरो मास क्यों कहे? क्योंकि ये नेग्लिजिबल बहुत कम मास होता है। ठीक है, अब इसके बारे में आगे देखेंगे कि प्रोटॉन को हम पी से डिनोट करते हैं। प्रोटॉन का चार्ज होता है, जो चार्ज होता है वो क्या होता है? +1.6 इंटू 10 की पावर -19, और इसको हम जनरली +1 चार्ज भी कहते हैं। और इसका जो किलोग्राम में मास होता है प्रोटॉन का, वो होता है 1.6 इंटू 10 की पावर -27। ठीक है, तो इसका जनरली हम एक भी कह सकते हैं, एक मास होता है। मतलब कि कंपेयर करें इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन को, तो हम इसको एक कंपेरिजन लगभग मास मान सकते हैं। ठीक है, हर इलेक्ट्रॉन का कितना था? 0। अब न्यूट्रॉन है, न्यूट्रॉन पे चार्ज नहीं होता, इसको n से डिनोट करते हैं, और ना तो इस पे चार्ज होता, इसका ओनली होता है मास। मास कितना होता है? वो प्रोटॉन के बराबर ही होता है, 1.67 इंटू 10 की पावर -27, और लगभग अगर मास माने तो 1। अब हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रॉन के बारे में। इलेक्ट्रॉन की खोज ब्रिटिश भौतिक वैज्ञानिक जे थॉमसन ने वर्ष 1897 में की थी। कैथोड रे ट्यूब पर प्रयोगों के आधार पर थॉमसन ने यह निष्कर्ष निकाला कि कैथोड किरणें अत्यंत सूक्ष्म और जिन पर नेगेटिव चार्ज होता है उनसे निर्मित होती है। तो जे थॉमसन ने कैथोड रे ट्यूब का एक्सपेरिमेंट किया। उसने जब कैथोड रे उस ट्यूब में से गुजारी तो उसे पता चला कि जो कैथोड रे है वो नेगेटिव चार्ज पार्टिकल से मिलकर बने हैं। थॉमसन ने इन जो नेगेटिव चार्ज है को कॉर्पस्कल्स कहा, जिसको हिंदी में कणिका कहते हैं, तो जिन्हें बाद में हम इलेक्ट्रॉन भी कहते हैं, बाद में इलेक्ट्रॉन भी कहने जाने लगा।
ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन का जो मास है वो हाइड्रोजन के मास से कितना कम है, 1/1836 भाग है के बराबर होता है। इसलिए थॉमसन ने निष्कर्ष निकाला कि परमाणु डिविजिबल है। जैसे जैसे थॉमसन ने बता दिया कि परमाणु के अंदर ही, एटम के अंदर ही इलेक्ट्रॉन होते हैं, और ये जो इलेक्ट्रॉन है ये एटम की स्ट्रक्चरल यूनिट होती है। अब हमें पता है कि पार्टिकल फिजिक्स होता है, कि फिजिक्स की ब्रांच होती है पार्टिकल फिजिक्स। उसके अनुसार उस मॉडल में इलेक्ट्रॉन को लेप्टॉन नामक सीरीज में रखा गया। लेप्टॉन सीरीज जो भी है हमारी, जो पार्टिकल फिजिक्स में लेप्टॉन सीरीज है, उसमें क्या है, सबसे पहले हमने इलेक्ट्रॉन को रखा। इलेक्ट्रॉन का मास बहुत कम होता है। उसके बाद हमने म्यून को रखा, म्यून के बाद टाउ को रखा। ये जो प्रॉपर्टी होती है टाउ की, म्यून की और इलेक्ट्रॉन की, वो सेम रहती है। जैसे चार्ज हो गया, स्पिन होगी कि कैसे वो घूमता है, चक्रण करता है। अट्रैक्शन फोर्स होगा कि कितना वो खींचता है, अट्रैक्शन बल कितना उसके खींचने का, ठीक है। तो ये सब सेम रहता है इन तीनों पार्टिकल का, परंतु इनके मास के बेस पर हमने इनको अलग किया कि इलेक्ट्रॉन का सबसे कम मास होता है। उसके बाद म्यून को रखा, उस म्यून का उससे ज़्यादा मास, और अगले मास है टाउ का, ठीक है। इस हिसाब से इलेक्ट्रॉन सीरीज को हमने बनाया। और इससे आगे हम पढ़ेंगे प्रोटॉन के बारे में। प्रोटॉन वर्ष 1886 में जर्मन के भौतिक फिजिक्स वैज्ञानिक ई गोल्डस्टीन ने कैनाल रे को एनोड रे भी बोलते हैं, की खोज की और बताया कि ये किरणें जो एनोड रे है वो पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल से बनी होती है। वर्ष 1919 में अर्नेस्ट रदरफोर्ड ने अपने एक्सपेरिमेंट से सिद्ध किया कि ये जो पॉजिटिव चार्ज है एटम के सेंटर में मौजूद होते हैं, और सेंटर के मौजूद में होने के कारण ही इसमें पॉजिटिव चार्ज होता है। रदरफोर्ड ने इन कणों को प्रोटॉन नाम दिया। इस प्रकार धनावेशित जो पॉजिटिव पार्टिकल है के रूप में प्रोटॉन की खोज गोल्डस्टीन के द्वारा की गई। जबकि परमाणु में, एटम में जो न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस में प्रोटॉन होता है की उपस्थिति रदरफोर्ड ने सिद्ध की। मतलब कि नाम और उसकी पोजीशन के बारे में रदरफोर्ड ने बताया और गोल्डस्टीन ने इसकी खोज की। प्रोटॉन का निर्माण 2 अपक्वार्क से होता है और 1 डाउन क्वार्क से होता है। अब अपक्वार्क पे चार्ज होता है 2/3 ई, यानी कि प्लस का 2/3 ई, और डाउन क्वार्क पे चार्ज होता है -1/3 ई। अब इसको कैलकुलेट करेंगे तो प्रोटॉन पे नेट चार्ज +1 आएगा। अब पढ़ेंगे हम न्यूट्रॉन के बारे में। न्यूट्रॉन की खोज वर्ष 1932 में ब्रिटिश भौतिक वैज्ञानिक जेम्स चैडविक ने की। उन्हें इस उपलब्धि के लिए 1935 में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। न्यूट्रॉन हाइड्रोजन के अतिरिक्त, हाइड्रोजन को छोड़कर न्यूट्रॉन सभी परमाणु में उपस्थित होता है। हाइड्रोजन में क्यों नहीं होता? क्योंकि इसके पास एक ही प्रोटॉन होता है और कोई भी न्यूट्रॉन नहीं होता। और न्यूट्रॉन एक विद्युत उदासीन कण है। इसके ऊपर चार्ज नहीं होता न्यूट्रॉन के ऊपर, अर्थात इस पर नेट चार्ज 0 होता है, परंतु इसका द्रव्यमान यानी कि मास है न्यूट्रॉन का, वो प्रोटॉन के बराबर होता है। न्यूट्रॉन का निर्माण 2 डाउन क्वार्क और 1 अप क्वार्क के साथ होता है। अब डाउन क्वार्क को हमने पहले ही बताया कि -1/3 ई चार्ज होता है, और अप क्वार्क का चार्ज कितना होता है? +2/3 ई। इसको जब हम कैलकुलेट करेंगे कि आप 2 बार तो डाउन क्वार्क का चार्ज ले लीजिए और 1 बार अप क्वार्क का चार्ज ले लीजिए, उसको नेट करेंगे तो 0 निकलेगा न्यूट्रॉन का चार्ज। जो क्वार्क होते हैं, क्वार्क एक फंडामेंटल पार्टिकल है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के, ठीक है, जैसे कि आपने पढ़ा भी। क्वार्क अन्य क्वार्क कणों से संयुक्त होकर न्यूट्रॉन, प्रोटॉन आदि हेड्रोन कणों का निर्माण करते हैं। यानी कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को हम हेड्रोन नाम से भी जानते हैं, ठीक है। तो क्वार्क स्वतंत्र रूप से नहीं पाए जाते क्योंकि इनके ऊपर फोर्स लगा होता है, तो इनको बांधे रखती है और ये स्वतंत्र रूप से नहीं घूम सकते। क्वार्क 6 प्रकार के होते हैं: अप क्वार्क, डाउन क्वार्क, टॉप क्वार्क, बॉटम क्वार्क, स्ट्रेंज क्वार्क और चार्म क्वार्क। थैंक यू। आने वाले लेक्चर में हम जो मॉडल है हमारे एटम के, उनके बारे में पढ़ेंगे। जिन जिन साइंटिस्टों ने एटम के मॉडल के बारे में बताया उनके बारे में आगे डिटेल स्टडी करेंगे। आज का लेक्चर हमारा यहीं पर खत्म होता है। अगला टॉपिक है हमारा थॉमसन का परमाणु मॉडल, थॉमसन एटॉमिक मॉडल। थॉमसन के अनुसार इलेक्ट्रॉन जो नेगेटिव चार्ज होता है परमाणु की संरचनात्मक इकाई होती है। आपने पहले भी पढ़ा कि जो इलेक्ट्रॉन होता है वो एटम की स्ट्रक्चरल यूनिट होती है, जबकि परमाणु पर कोई आवेश नहीं होता, एटम पर कोई आवेश नहीं होता, वो न्यूट्रल होता है। इस स्थिति को समझने के लिए थॉमसन ने परमाणु का कूलम पुडिंग मॉडल प्रस्तुत किया। इस मॉडल के अनुसार परमाणु की संरचना मेवे युक्त केक प्लम पुडिंग के समान होती है, जिसमें संपूर्ण परमाणु एक धनावेशित गोले के समान होता है। यानी कि पूरे एटम पर क्या होता है? पॉजिटिव चार्ज होता है, और जो ऋणावेशित नेगेटिव चार्ज वाले इलेक्ट्रॉन होते हैं उसमें
जो मेवे होते हैं के समान बिखरे रहते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रॉन किसके समान होते हैं? मेवे के समान, प्लम्स के समान। इसे तरबूज के लाल भाग को क्या कहेंगे? तरबूज के धनावेशित गोला, पॉजिटिव चार्ज वाला पार्ट कहेंगे, में धसे हुए बीज होते हैं जो उनको हम इलेक्ट्रॉन के समान मान सकते हैं, के उदाहरण से भी समझा जा सकता है। थॉमसन के अनुसार ऋणात्मक जो नेगेटिव चार्ज है एवं धनात्मक जो पॉजिटिव चार्ज है, परिणाम उनका समान रहता है। मतलब कि जितना पॉजिटिव चार्ज होता है उतना ही नेगेटिव चार्ज होता है एक न्यूट्रल एटम में। ठीक है, तो इसलिए परमाणु विद्युत उदासीन इलेक्ट्रो न्यूट्रल होता है, मतलब कि इलेक्ट्रो की तरफ से वो न्यूट्रल होता है एटम। अब थॉमसन के परमाणु मॉडल, एटॉमिक मॉडल की ड्रॉबैक्स भी आई, कमियां भी आई। वो क्या थी? थॉमसन अपने परमाणु मॉडल में यह नहीं समझा सके कि परमाणु में जो पॉजिटिव चार्ज है किस प्रकार ऋणावेशित नेगेटिव चार्ज को अपने में अंतर्निहित करता है। मतलब कि उसने ना तो पॉजिटिव चार्ज का और ना ही नेगेटिव चार्ज का, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन का किसी का भी अरेंजमेंट एटम के अंदर नहीं बताया कि किस प्रकार इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन एटम के अंदर अरेंज होंगे। यह मॉडल परमाणु की स्टेबिलिटी के बारे में भी समझाने में असमर्थ रहा। मतलब कि परमाणु की जो स्टेबिलिटी होती है उसको भी नहीं बता पाया और न्यूक्लियस की उपस्थिति बताने में समर्थ रहा। मतलब कि इसने ना तो न्यूक्लियस के बारे में बताया कि न्यूक्लियस भी होता है एटम के अंदर, और ना ही परमाणु की स्टेबिलिटी के बारे में बताया कि कौन सा परमाणु, कौन सा एटम कितना स्टेबल है। अगला जो मॉडल है हमारे पास वो है रदरफोर्ड का एटॉमिक मॉडल। रदरफोर्ड 1911 में अर्नेस्ट रदरफोर्ड ने सोने से निर्मित अत्यंत पतली जो गोल्ड फॉइल है पर अल्फा की रे की बोम्बार्डमेंट करवाई। बोम्बार्डमेंट का मतलब होता है बौछारें करवाई, मतलब कि अल्फा की जो रे हैं, कणे हैं, उनको क्या करा? गोल्ड फॉइल पर गिरा। कि गिरने के बाद अपने प्रेक्षण के आधार पर कुछ मेन पॉइंट्स निकाले जो इस प्रकार है। अधिकतर अल्फा कण है अपने मार्ग से डिफ्रैक्ट हुए बिना सोने से निर्मित परत से बाहर निकल गए। इसलिए यह निष्कर्ष दिया गया कि परमाणु के भीतर का अधिकतम भाग रिक्त है। मतलब कि जैसे इसने अल्फा रे एटम के ऊपर घेरी, गोल्ड फॉइल के ऊपर घेरी। गोल्ड फॉइल में क्या होते हैं? एटम होते हैं, गोल्ड के एटम होते हैं। तो क्या हुआ कि वो बिना टकराए ना एटम से वो सीधा निकल गई। इसका क्या मतलब हुआ कि सीधा निकल गई तो बीच में कोई भी चीज नहीं आई जो रे को टकरा कर उसके पाथ को, उसके रास्ते को अलग कर सके। तो इसे क्या पता चलता है कि परमाणु जो एटम है उसके अधिकतर भाग खाली है। बहुत कम संख्या में अल्फा कण, अल्फा रे है अपने मार्ग से डिफ्लेक्ट हुई, मतलब कि अपना पाथ को बदला उसने। उस चीज से निष्कर्ष निकलता है कि परमाणु में धनावेशित भाग बहुत कम है। धनावेशित भाग क्यों कम है? क्योंकि अल्फा रे जो होती है पॉजिटिव चार्ज ही माना जाता है वो। अरे जो पॉजिटिव चार्ज अल्फा का और एटम का पॉजिटिव चार्ज वो रिफ्लेक्ट करता है, मतलब कि दोनों चार्ज पॉजिटिव रिफ्लेक्ट होते हैं और पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज क्या होते हैं? अट्रैक्ट करते हैं एक दूसरे को। तो इसलिए पता चला कि एटम के अंदर जो पॉजिटिव चार्ज है बहुत कम है, क्योंकि बहुत कम जो अल्फा रे है वो डिफ्लेक्ट हुई थी। तीसरा पॉइंट क्या है? बहुत कम अल्फा कण 180 डिग्री पर डिफ्लेक्ट होकर वापस गई। बहुत कम, मतलब कि 1000 में से एक। जिससे यह निष्कर्ष निकाला गया कि परमाणु का संपूर्ण धनावेशित भाग और पूरा जो पॉजिटिव चार्ज का मास है परमाणु के बहुत कम आयतन में निहित है। मतलब कि बहुत बड़ा एटम बहुत बड़ा मान सकते हो, और जो न्यूक्लियस है, जो पॉजिटिव चार्ज जहाँ पर होता है वो बहुत कम एरिया में है। ठीक है, एटम का पूरा मास आयतन मान लीजिए बहुत बड़ा है और जो न्यूक्लियस है वो बहुत छोटा है। उपयुक्त निष्कर्षों के आधार पर रदरफोर्ड ने परमाणु का नाभिकीय मॉडल, न्यूक्लियर मॉडल ऑफ एटम प्रस्तुत किया, जो इस प्रकार है। उसका पॉइंट क्या है? परमाणु का संपूर्ण धनावेशित एवं द्रव्यमान इसके केंद्र में निहित होता है। मतलब कि एटम के सेंटर में सारा का सारा पॉजिटिव चार्ज कंसंट्रेटेड होता है, वहीं पर इकट्ठा होता है, जिसको हम न्यूक्लियस कहते हैं। न्यूक्लियस का आकार परमाणु के कुल आकार की तुलना में बहुत छोटा होता है। जैसे मैंने पहले बताया कि 180 डिग्री पर 1000 में से एक रे ही गई, जो 180 डिग्री से डिफ्लेक्ट हुई और जैसे आई थी वैसे ही चली गई रे, तो वो सेंटर से आकर ही टकराई थी। दूसरा जो पॉइंट है, इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर निश्चित वृत्ताकार कक्षों में सर्कुलर ऑर्बिट में गति करते हैं। ठीक है, तो रदरफोर्ड ने इसकी तुलना सोलर मॉडल से की, सौर मंडल से की, जिसमें नाभिक सूर्य के चारों ओर जो प्लेनेट होते हैं सूर्य के समान है, जो नाभिक हमारा न्यूक्लियस वो
हर जो अपने ग्रह हैं उनको हमने इलेक्ट्रॉन माना, और जैसे ग्रह सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं उसी तरह इलेक्ट्रॉन भी ना न्यूक्लियस के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। जो हमारा तीसरा पॉइंट है, इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस आपस में आकर्षण बल के संपर्क में बंधे रहते हैं, मतलब कि उनके बीच अट्रैक्शन फोर्स होता है पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज के बीच, क्योंकि इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज और प्रोटॉन पे और जो न्यूक्लियस पे पॉजिटिव चार्ज है दोनों आपस में अट्रैक्ट करेंगे। अगला क्या है कि जो रदरफोर्ड मॉडल है उसकी क्या है, कुछ ड्रॉबैक्स भी है, कमियां भी है। वो कमियां है क्या, उसके बारे में पढ़ते हैं। रदरफोर्ड के अनुसार जो इलेक्ट्रॉन है नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, परंतु विद्युत गति के इलेक्ट्रोडायनेमिक के नियम के अनुसार, जो अपनी थ्योरी है इलेक्ट्रोडायनेमिक की, उसके अनुसार क्या कहता है कि जो चक्रण करता हुआ कोई भी नेगेटिव या पॉजिटिव चार्ज विकिरण उत्सर्जन करता है, मतलब कि कोई भी चार्ज होगा अगर वो मोशन करेगा तो वहाँ उससे क्या होगा, उससे एनर्जी निकलेगी, विकिरण रेडिएशन उत्पन्न होगी, ठीक है, एनर्जी उसकी कम होगी, जिससे उसकी एनर्जी में कमियां होती है, ठीक है। और लगातार घटती एनर्जी के कारण वो क्या करेगा, अंत में नाभिक के पास आता जाएगा और अंततः ऊर्जाहीन, मतलब कि उसकी सारी की सारी जो ऊर्जा है वो खत्म हो जाएगी और वो न्यूक्लियस में गिर जाएगा। मतलब कि इलेक्ट्रॉन क्या है, नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन मूव करेगा तो उसकी जो एनर्जी है वो निकलेगी रेडिएशन के रूप में, या रेडिएशन अगर निकलती है तो उसकी एनर्जी इलेक्ट्रॉन की लगातार कम होती जाएगी और एक टाइम ऐसा आएगा कि इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और न्यूक्लियस में गिर जाएगा और वो एटम ही खत्म हो जाएगा, ठीक है। इसी प्रकार परमाणु को अस्थायी होना चाहिए, ठीक है। तो इस प्रकार क्या होना चाहिए, एटम को अस्थायी होना चाहिए, मतलब कि जैसे एटम है उसी प्रकार से वो खत्म भी हो जाना चाहिए। इसका क्या मतलब कि इलेक्ट्रॉन जब नाभिक में गिर जाएगा, न्यूक्लियस में गिर जाएगा तो वो खत्म हो जाएगा, परंतु ऐसा नहीं है। जो अपना एटम है वो स्थायी है, मतलब कि स्टैटिक है, वो कभी भी खत्म नहीं होता। परंतु इसके अनुसार क्या हुआ कि एटम क्या है, अस्थायी है, मतलब कि डायनेमिक है, वो बनता है फिर खत्म हो जाता है। दूसरा इसकी ड्रॉबैक क्या थी, इस मॉडल ने नाभिक के बाहर गतिशील इलेक्ट्रॉन की अरेंजमेंट के बारे में नहीं बताया कि न्यूक्लियस के चारों ओर किस प्रकार इलेक्ट्रॉन मूव करेंगे, किस सेल में, ऑर्बिट में या फिर सब सेल्स में अरेंज होंगे, उसके बारे में कुछ भी इसने स्पष्ट नहीं बताया। तो अगले लेक्चर में हम बोर मॉडल, एटॉमिक मॉडल के बारे में पढ़ेंगे और उसके बाद हम क्वांटम फिजिकल मॉडल के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। आज के लेक्चर में इतना ही, थैंक यू।